अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एम। आप लोगों के सामने MTH 100 जनरल मैथमेटिक्स का टॉपिक 10 है। जैसे कि मैंने जनरल मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, टॉपिक 9 तक हमारे हो गए थे। यह आपके पास टॉपिक नंबर 10 है। नाम है इसका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टार्ट करते हैं आपके पास। फोकस ऑफ स्टैटिस्टिक, हम स्टैटिस्टिक को जब हम स्टडी करते हैं तो हम किन चीज़ों पर फोकस करते हैं। वी आर कंसर्न इन स्टैटिस्टिक विद 3 थिंग्स। हम 3 चीज़ों के बारे में फोकस करते हैं। मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन और मेजर ऑफ शेप। अब ये क्या है? मेजर ऑफ लोकेशन क्या है? वेयर द डाटा इज क्लस्टर्ड और सेंटर्ड, आल्सो कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या आप जो डाटा गिवन होगा उसका सेंटर कहाँ पर होगा, वो कहाँ पर ज़्यादा पॉइंट उसके होंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्शन है आपके पास, हाउ द डाटा इज स्प्रेड आउट फ्रॉम द सेंटर, कि सेंटर से डाटा कैसे स्प्रेड हो रहा है, यानी कि सब सेंटर के करीब ज़्यादा पॉइंट हैं, सेंटर के दूर जाकर ज़्यादा पॉइंट हैं, क्या सूरत हाल है। मेजर ऑफ शेप, हाउ द डाटा स्वेज एंड पीक्स, कि कितना उसकी अपवर्ड हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्ड बाय एवरेज। जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको हम एवरेज से मेजर करते हैं। दिस डिस्क्राइब द पॉइंट अबाउट विच द वेरियस ऑब्जर्व्ड वैल्यूज क्लस्टर्ड। दिस डिस्क्राइब्ड द पॉइंट अबाउट विच द वेरियस ऑब्जर्व्ड वैल्यूज क्लस्टर्ड। ये क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है उन पॉइंट्स को जहाँ पर ज़्यादातर वैल्यू जो है वो इकट्ठी हो रही होती है। In mathematics, an average or central tendency of a data set refers to a measure of the middle or expected value of the data set. तो एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी क्या करता है? क्या मेजर करता है? मिडल वैल्यू को या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू को मेजर करता है। We will be studying the following measure of सेंट्रल टेंडेंसी। हम कौन कौन से सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पर रीड करने जा रहे हैं? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। हम इस टॉपिक में ये सेंट्रल टेंडेंसी रीड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है अरिथमेटिक मीन। सिंपल सा अरिथमेटिक मीन क्या होता है? इज द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अरिथमेटिक मीन क्या है? जो भी वैल्यूज़ गिवन होगी उनको आपने ऐड कर देना है और टोटल जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगे उन पर डिवाइड कर देना है, आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। इसको हम सिंपल मीन भी बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये ज़्यादातर सेंट्रल टेंडेंसी के लिए यूज़ होता है। एंड इज़ द ओनली मेजर वेयर द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये आपके पास एक्सक्यूज भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी है जहाँ पर सम ऑफ डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन ज़ीरो होता है, तो वो क्या है? आपके पास अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन का ये इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ये x1, x2, x3 एंड xn आपकी वैल्यूज़ हैं और टोटल जो वैल्यूज़ है 1 है। तो आपके पास जो मीन होता है किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ये इसका फार्मूला है और ये समेशन फॉर्म है इसका फार्मूला। फॉर एग्जांपल हम मीन लिखते हैं तो मीन का आपके पास ये फार्मूला होता है। ये आपके पास मीन है, एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू 10 है, एन आपके पास चलें 5 कर लेते हैं, एन आपके पास 5 है। तो क्या होगा? हम उन 5 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, इनको हमने ऐड कर लिया और फिर टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है? 5 है, यानी कि एन, उनको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है। तो अगर हम इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले चाहें तो ये होगा समेशन एक्स और एन। अब आपके पास वैल्यूज़ कहाँ स्टार्ट हो रही हैं? 1 से लेकर 5 तक है। ठीक है, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। वैसे तो इसको ऐसे लिखते हैं, समेशन आई आपके पास होता है 1, यानी यहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है? 5 तक है। तो फिर इसके साथ नोटेशन लगा देते हैं एक्स आई डिवाइडेड बाई एन हो जाता है। तो ये आपके पास होता है अरिथमेटिक मीन।
नीचे आपके पास है अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा, ये अनग्रुप डाटा के लिए था, यानी कि वैल्यूज़ आपको ऐसे दी जाएंगी, वैल्यूज़ दी जाएंगी, दरम्यान में कोमास होगा। अगर ग्रुप डाटा में आपके पास आ जाएँ तो फिर क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा इफ Z1, Z2, Z3, Zk आर द मिड वैल्यूज़ ऑफ एंड F1, F2, F3, Fk आर द corresponding frequencies where the subscript k stand for the number of classes, then the mean is this। ये आपके पास ग्रुप डाटा के लिए है। यह भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ कि उसने क्या कहा है। ग्रुप डाटा क्या होता है, जब आपके पास वैल्यूज़ इस फॉर्म की होंगी, आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो इस फॉर्म की हैं, यानी कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस फॉर्म की वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो ये आपके पास होता है ग्रुप डाटा। जब आपके पास इस तरह इंटरवल के अंदर डाटा दिया जाता है तो वो आपके पास ग्रुप डाटा होता है, और ये आपके पास फ्रिक्वेंसी होती है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 1 होगा, 5 होगा, 10 होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, एक मिड पॉइंट निकालना होता है। वो मिड पॉइंट कैसे आता है, मिड पॉइंट आपके पास कैसे आता है, वो आपने क्या करना होता है कि जो लोअर आपके पास है पॉइंट, यानी कि अगर मैं इस 5, 10 का मिड पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ, 5 और 10 का मिड पॉइंट निकालना चाह रहे हो, तो आप क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट को ना उसने जी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जी से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों बाउंड्रीज़ को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये 15 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा 7.5। तो ये पहले के जो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 7.5। अब इस तरह हम नेक्स्ट का निकालेंगे, तो नेक्स्ट के लिए आपके पास हो जाएगा 10 + 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 25/2 हो जाएगा। 25/2 आपके पास आ जाएगा 12.5। इस तरह आप हर इंटरवल का मिड पॉइंट निकालते जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे, ये फ्रिक्वेंसी f और ये जो आपने z निकाला, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फ्रिक्वेंसी को मिड पॉइंट के साथ आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 को 7.5 से करेंगे, 7.5 आ जाएगा। इस तरह आप मल्टीप्लाई करके पॉइंट लिखते जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, जो आपके पास फ्रिक्वेंसी है उनको आप सम कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर आप इसको सम कर लेंगे, और फिर आप जो आपका ये FF, ये जो आपका FZ आ रहा है, और आपको ये जो FZ आ रहा है, FZ वाले पॉइंट फ्रिक्वेंसी और Z को मल्टीप्लाई करके आप इनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप इनको ऐड कर लेंगे, ये आपका समेशन FZ आ जाएगा। तो फिर आपका x बार यानी कि मीन कैसे आएगा, सिग्मा FZ को सिग्मा F पर डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास मीन आ जाएगा फॉर ग्रुप डाटा। तो इस तरह करके आप ग्रुप डाटा का मीन निकालते हैं। ओके, एग्जाम्पल उसने दिया है, ये एग्जाम्पल तो अनग्रुप डाटा के लिए नंबर दिए हुए, आपने मीन फाइंड करना है, सबको ऐड करके टोटल नंबर 9 है, उन पर डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज ऑफन यूज्ड व्हेन कैलकुलेटिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स ओवर मल्टीपल पीरियड्स आर टू फाइंड अ कंपाउंड ग्रोथ रेट। ये आपने याद रखनी है कि ग्रुप ज्योमेट्रिक मीन किसके लिए यूज़ होता है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न निकालने के लिए या फिर कंपाउंड ग्रोथ रेट निकालने के लिए। इट इज़ कंप्यूटेड बाय टेकिंग द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द n वैल्यूज। इन जनरल when we are dealing with number that need to be multiplied, the geometric mean gives a more realistic picture than that of arithmetic mean. The geometric mean of n values is given by, geometric mean आपके पास किसके इक्वल होता है, geometric mean फॉर एग्जांपल आपके पास n वैल्यूज़ हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उन n वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, उन n वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके उनका nth रूट ले लेंगे, nth रूट ले लेंगे, तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं,
तो फिर आप क्या करेंगे, उन 5 वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, उन 5 वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उनका आप 5th रूट ले लेंगे, तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन में आपने क्या करना है, उन तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और फिर जितनी वैल्यूज़ होंगी उनका आपने उतना रूट ले लेना है, तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक रूट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 वैल्यूज़ हों, आपके पास 2 हो एंड 8 हो, ये 2 वैल्यूज़ इनका आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं तो उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आपके पास 16 स्क्वायर रूट यानी कि 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास होता है ज्योमेट्रिक मीन। नीचे फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। ये तो था अनग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा, इफ़ एन नॉन ज़ीरो एंड पॉजिटिव वेरिएबल वैल्यूज़ x1 x2 xn occurs f1 f2 fn times respectively, then the geometric mean of the set of observation is defined as, ये देखें x1 की पावर f1 क्या करेंगे कि जो आपका x होगा उसकी पावर में फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, उन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका आपने nth रूट ले लेना है, वेयर n आपके पास किसके इक्वल है, समेशन ऑफ f5, तमाम समेशन को आप ऐड कर लेंगे, तो ये आपके पास आता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है, आपके पास कोई n वैल्यूज़ हैं और ये उसी तरह अगर आपके पास क्लास इंटरवल में दी जाएंगी तो आप पहले x फाइंड करेंगे, x क्या होगा आपका, वही मिड पॉइंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास इंटरवल्स हैं 5 से 10, मैं दोबारा वही ले लेता हूँ, 10 से 15 और ये आपको फ्रिक्वेंसी दी गई है 1 2, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आप इसके मिड पॉइंट निकाल लेंगे, वो जो मिड पॉइंट आपको होगा वो x1 और x2 हो जाएंगे, तो इसका आपके पास 7.5 निकला था, इसका 12.5 निकला था। तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन क्या होना है, अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होना है, और जब आप इन सब को ऐड कर लेंगे सिग्मा एफ, तो ये आपके पास n की वैल्यू है, n आपके पास किसके इक्वल था, सिग्मा एफ के इक्वल था। तो आप क्या करेंगे, x1, अब x1 आपका ये है जो पहला मिड पॉइंट निकला है, x2 आपका ये है जो दूसरा मिड पॉइंट निकला है, x1 की पावर f1 है यानी कि x1 की ये पावर होगी, और फिर क्या है x2 की पावर f2 है, और फिर उन सब के ऊपर क्या है 1/n यानी कि nth रूट। अब x1 यहाँ पर आपका है 7.5 और ऊपर पावर क्या है जी 1 मल्टीप्लाई बाई x2 आपके पास क्या है 12.5, ऊपर पावर क्या है 2, इन दोनों की पावर लेकर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/n यहाँ पर जो आपका n है समेशन f है, समेशन f यहाँ पर हमारा 3 बन रहा है, तो ऊपर आप 3rd स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो उसका आप जो आंसर निकालेंगे ये आपके पास होगा ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। ओके, नीचे उसने एग्जांपल दी है, कंपनी हैज़ अ ग्रोथ रेट लास्ट 3 ईयर बाय 10 मिलियन 12 मिलियन 14 मिलियन डॉलर, व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल ग्रोथ अमाउंट। देखें यहाँ पर उसने आपको ये नहीं कहा कि आप अरिथमेटिक मीन निकालें या ज्योमेट्रिक मीन निकालें, लेकिन ये क्योंकि ग्रोथ रेट के बारे में है तो अभी हमने ऊपर देख लिया है कि जब ग्रोथ मीन होगा तो फिर आपने क्या निकालना है, उसका एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। एवरेज के लिए तो हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, और नीचे आपके पास है द प्रॉफिट, ये देखो अरिथमेटिक मीन निकाला है, तीनों को ऐड करके 3 पर डिवाइड कर दिया। द प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी हैज़ ग्रोन ओवर लास्ट 3 ईयर दिस एंड दिस, व्हाट इज़ द एवरेज ग्रोथ रेट। आप देखें परसेंटेज में दे दी है, ग्रोथ रेट निकालना है तो हम ज्योमेट्रिक मीन इसका निकालेंगे। आप देखें 3 वैल्यूज़ थी, परसेंटेज ले लिया 2.5 डिवाइडेड बाई 100 करके, 3 और 100 करके, 3.5 और 100 करके, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 3 वैल्यूज़ थी इसलिए ऊपर 1/3 आ गया। आगे आपके पास है वेटेड मीन। द वेटेड मीन इज़ अ स्पेशल केस ऑफ द मीन दैट अलाउज डिफरेंट वेट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, Formally, the weighted mean of a non-empty set of data x1 से xn with non-negative weights w1 से wn is the quantity, यह आपके पास weighted mean है।
क्या करता है कि x1 को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देना है प्लस x2 को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और टोटल क्या है वेट्स पर हमने डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास है वेटेड मीन। द अरिथमेटिक मीन इज़ वेटेड मीन वेयर ऑल द वेट्स इक्वल टू 1, यानी कि जो आपके पास अरिथमेटिक मीन है वो भी आपका वेटेड मीन ही है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन क्या है, तमाम वेट्स इक्वल टू 1 होते हैं। तो मैं आपको ये एक बार बता देता हूँ वेटेड मीन भी। ये आपके पास x1 है, x2 है, x3 है और इसके क्रॉस w1 है, w2 है एंड w3 है। तो यहाँ पर आप क्या निकाल लेंगे, मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, यानी कि x1 w1, x2 w2, x3 w3 निकाल लेंगे। इन सब को आप ऐड कर लेंगे और इन सब को भी आप ऐड कर लेंगे। तो आपके पास फार्मूला क्या बनता है, x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस 1 और नीचे आपके पास है w1 प्लस w2 प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास समेशन xi wi का इसके आंसर आ जाएंगे और इनको आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर आप इनको डिवाइड करके अपना वेटेड मीन निकाल सकते हैं। नीचे एग्जांपल है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन भी आपके पास अरिथमेटिक मीन की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अपोजिट होता है। द हार्मोनिक मीन इज़ ऑफन यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स टू फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स purchased over time in certain situations, especially many situations involving rates and ratios. The harmonic mean provides the trust average. तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है, ये भी आपने याद रखना है। अब ये हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला आपके पास है, द हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल। क्या होता है, ये अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। जो आपके पास जो अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन तो आपके पास ये होता है ना, अरिथमेटिक मीन तो आपके पास ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइड बाई n। ये तो आपके पास होता है अरिथमेटिक मीन। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है, ये जो n है नीचे ऊपर चले जाना है और जो x है उनका रेसिप्रोकल, इनको उल्टा कर हमने नीचे ऐड करना है। ये आपके पास होता है हार्मोनिक मीन। नीचे एग्जांपल आपके पास है, यू गो ऑन 100 किलोमीटर ट्रिप, सपोज यू ट्रेवल हाफ द टाइम एट 40 किलोमीटर आवर एंड हाफ द टाइम 60 किलोमीटर, व्हाट इज़ द एवरेज। तो दो वैल्यूज़ हैं, दोनों को ऐड करके ऊपर डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगी। अब कहते हैं यू गो ऑन 100 किलोमीटर ट्रिप, सपोज यू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ योर ट्रिप एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 60, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। अब वहाँ पर देखें, वहाँ पर भी एवरेज स्पीड है, यहाँ पर भी एवरेज स्पीड है, लेकिन यहाँ पर हमने हार्मोनिक मीन, वो आपको खुद बताएगा कि आपने कौन सा मीन फाइंड करना है। तो हार्मोनिक मीन क्या था, 2 ऊपर चला गया और उन दोनों का रेसिप्रोकल लेकर 1/50 प्लस 1/60 रेसिप्रोकल लेकर ऐड कर दिया। मीडियन आपके पास होता है मिडल वैल्यू। द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन सच दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाव इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो इट। जितना ऊपर आपके पास ऑब्जर्वेशन होंगी उतनी नीचे होनी चाहिए। द नंबर ऑफ वैल्यूज n इज़ ऑड देन द मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू। अगर आपके पास ऑड होंगे तो मिडल वैल्यू आपके पास जो होगी वो मीडियन होगी। एंड इफ़ n इज़ द इवन द मीडियन इज़ द एवरेज ऑफ द मिडल 2 वैल्यूज़। अगर आपके पास वैल्यूज़ इवन हो जाएंगी तो फिर आपका जो मीडियन होगा वो दरमियानी 2 वैल्यूज़ का एवरेज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये कोई वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5 और हमने इनका क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। और सबसे पहले आपने देखना है कि इन वैल्यूज़ कितनी है। ये आपके पास वैल्यूज़ 5 है,
तो 5 ऑड है, तो आपने इनकी मिडिल वैल्यू लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि ये ना असेंडिंग आर्डर या फिर डिसेंडिंग आर्डर में हो। अगर ये असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में नहीं है फिर आपने इसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख लेना है। अब आड वैल्यूज़ हैं तो मिडिल वैल्यू आपके पास बनती है 3। अगर आड होंगी तो आपकी जो मिडिल वैल्यू होगी वही आपकी मीडियन होगा। अब मैं लिखता हूँ कि अगर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो इवन है, ये देखें मैंने 4 वैल्यूज़ लिखी हैं। अब ये वैल्यू आपके पास इवन है क्योंकि n इज इक्वल टू 4 है, तो इसके लिए आपके पास मिडिल वैल्यू तो निकल ही नहीं है क्योंकि ये और तो है नहीं। दोस्तों आपने देखना यह है कि ये आर्डर में है नहीं है, तो हम पहले इनको असेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, 3, 5 एंड 9। अब आपके पास मीडियन क्या होगा, जो दरमियान वाली दो वैल्यूज़ हैं, दरमियान वाली दो वैल्यूज़ ये बन रही है ना, इनकी एवरेज, यानी कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। 5 और 3 8, 8 को 2 पर डिवाइड किया 4, तो ये आपके पास मीडियन आ जाएगा। तो हम इस तरह मीडियन निकालते हैं फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। ओके, फॉर ग्रुप डाटा मीडियन, फॉर ग्रुप डाटा द मीडियन इज गिवन बाय, ये आपके पास मीडियन का फार्मूला होता है। अब एल नॉट क्या है, ये सारे वैल्यू देखते हैं। एल नॉट आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास है, एच आपकी विड्थ ऑफ मीडियन क्लास है, एफ नॉट फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्री मीडियन क्लास है। ये सारी बातें मैं आपको अभी बताता हूँ क्योंकि इसकी कोई एग्जांपल दी नहीं हुई है, तो मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ये फॉर ग्रुप डाटा की बात हो रही है। फॉर ग्रुप डाटा आपके पास जो फार्मूला है वो आपके पास एल नॉट प्लस एच एफ नॉट, मीडियन आपके पास फॉर ग्रुप डाटा है एल नॉट प्लस एच एफ नॉट और ब्रैकेट के अंदर क्या है n/2 माइनस एफ। n/2 माइनस एफ। तो ये क्या होगा आपके पास, इस तरह की क्लास इंटरवल होगा 5 से 10, मैं दोबारा वही लिख रहा हूँ, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और इस तरह यहाँ पर इसके आगे होंगी क्लास बाउंड्रीज भी। तो आप देखें इसमें ना मिडल वैल्यू क्या है, मिडल में आपके पास जो है वो ये मिडल में आ रहा है, ठीक है। तो एल नॉट क्या है, ये जो आपके पास मीडियन क्लास है उसकी लोअर बाउंड्री, तो ये आपके पास 15 है। एच मीडियन क्लास में फ़र्क है, देखें 15 से 20 तक है तो इसमें 5 का डिफरेंस है। और एफ आपके पास है, एफ आपके पास क्या है, एफ नॉट फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास की हमने फ्रिक्वेंसी देखनी है, मीडियन क्लास की हमने फ्रिक्वेंसी देखनी है। तो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी ये देखें, ये 4 है, एफ नॉट आपका आ जाएगा 4, और ये कैपिटल एफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि इसके ऊपर जो आपके पास फ्रिक्वेंसी बने, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं कि इसमें अगली फ्रिक्वेंसी ऐड कर देनी, यानी कि 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का आपके पास आंसर आ जाएगा 5। ये आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। एन आपके पास वही टोटल फ्रिक्वेंसी होगी, ये वाली सिग्मा एफ होगा, ये आपके पास एन होगा। तो आप ये वाले वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे फार्मूले में, तो आपके पास मीडियन आ जाएगा फॉर ग्रुप डाटा का। आगे आपके पास है मोड। मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द फ्रिक्वेंसी इज़ मैक्सिमम। आपके पास अगर अनग्रुप डाटा होगा तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा वो आपका मोड होगा।
मैक्सिमम नंबर रिपीटिंग जो होता है, अगर आपके पास अनग्रुप डाटा ग्रुप डाटा होगा तो फिर उसको फार्मूला और होता है। इन अदर वर्ड्स मोड इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर्स विद द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। नीचे देखिए उसने कहा है कि मोड फाइंड करें तो इसमें 2 और 3 दो बार आ रहे हैं, इसलिए दोनों ये आपके मोड हैं। मोड ऑफ ग्रुप डाटा, द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग मोड ऑफ ग्रुप डाटा, ये उसने फार्मूला दिया हुआ है ग्रुप डाटा फाइंड करने के लिए। अब L1 आपके पास क्या है जी, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास है। डेल्टा 1 डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी बिटवीन मॉडल क्लास एंड क्लास बिफोर इट है। डेल्टा 2 डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी बिटवीन मॉडल क्लास एंड क्लास आफ्टर, एंड H आपके पास क्लास इंटरवल। तो ये उसी तरह का है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, फ़र्क लेना है। मैं आपको बताता हूँ L1 और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में आपको बता देता हूँ क्या होता है। जिसमें हम चलो मैं ये ले लेता हूँ। अब आपके पास जो मोड है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इसमें है 6 में, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो L1 आपके पास क्या है, ये वाली, इसकी जो लोअर बाउंड्री है 25 हो गया। अब डेल्टा 1 क्या था, इससे और इससे ऊपर वाले में जो फ़र्क है, ठीक है, उसमें आपने फ़र्क निकालना है, तो वो 1 का है। डेल्टा 2 क्या है, ये मॉडल क्लास और इससे नीचे वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी उसके दरमियान में जो फ़र्क होगा वो डेल्टा 2 है। बाकी H आपको पता है कि इसके दरमियान में कितना डिस्टेंस है, वो 5 का है। तो ये वाले आपके पास जब वैल्यू आ जाएंगे तो आप फार्मूला लगा कर उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये नीचे आप एग्जांपल्स हैं, इनको देख लीजिएगा, कोई इशू हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो में मौजूद होगा और आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नीचे पॉइंट है, इफ़ यू आर गिवन नथिंग बट द मेजर ऑफ लोकेशन यू माइट बी टेम्प्टेड टू थिंक दैट द two sets of data are similar, but B is much more spread out than A. It is necessary for us to devise some new measure to summarize spread of data. ये जो ऊपर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात कर रहा था कि हमने क्या किया है, उसने आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप फ्रीली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।